सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार, प्रणाम। सामान्य ज्ञान परिवार की ओर से स्वागत है आप लोगों का आज के सेकंड पार्ट में। ये वीडियो आपको कोशिका से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक हैं उसको बताने की कोशिश करेगी। मैंने आपको पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं थोड़ा आसान शब्दों में इसको लेकर आऊँगा, तो आप ज़रा देखें। सबसे पहले मैंने नाम लिखा हुआ है, ये आपको सिर्फ आपकी आसानी के लिए, मैंने समय बचाने के लिए थोड़ा सा लिखा है। रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े में, यानी कि कॉक के टुकड़े में 1665 में इन्होंने एक खाली सी जगह देखी जिसका इन्होंने नाम दे दिया। उसके बाद 100 सालों तक जो माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो ना तो किसी ने स्टडी की और ना ही इसके बारे में कोई रिसर्च हुई। 100 सालों तक, लगभग 109 सालों तक अंधेरे में रही पूरी माइक्रोबायोलॉजी। इसके दो बड़े कारण थे। पहला कारण ये था कि एक तो माइक्रोस्कोप नहीं था, कहाँ से स्टडी करते, और दूसरा कुछ लोग बनाए भी तो भाई कैसे, एक तो खुद बनाना पड़ता था, दूसरा घंटों स्टडी करनी पड़ती थी। तो सूक्ष्म जीवों की जो स्टडी है वो बड़ी कष्टदायक कार्य, बोरियत वाला कार्य होता था, इसीलिए कोई करता नहीं था। तो 109 सालों तक तो इसके ऊपर कोई स्टडी हुई ही नहीं। उसके बाद लगभग 1772 ईस्वी के आसपास, 1772 लगभग, देखो 109 सालों में कोर्टी आए। कोर्टी ने बोला कि जितना भी ये जो जीवित कोशिका, जो भी कोशिका बनी होती है, ये कोशिका के बीच में ना ये कोई पदार्थ होता है। इन्होंने देखा, हम जानते हैं आजकल इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते, तो उन्होंने प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले देखा, नाम नहीं दिया अभी। नाम किसने दिया? नीचे आ जाइए, पुरकिंजे ने बताया कि भाई इसका नाम है, इसको हमने नाम दे दिया। उन्होंने इसको नाम दिया क्या? प्रोटोप्लाज्म, ये नाम दिया पुरकिंजे ने। तो कई बार पेपर में पूछ सकते हैं देखा किसने सर्वप्रथम? जवाब है कोर्टी। ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य नाम दिया? जवाब होना चाहिए पुरकिंजे। आपके ऑप्शन में ये दोनों दे सकते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक विज्ञान में, एक तो बायोलॉजी के अंदर, एक तो कोई चीज़ देखता कोई और है और नाम कोई और देता है, ये ध्यान रखना। कई बार एक ही वैज्ञानिक दोनों काम कर देता है, कई बार नहीं भी करता है भाई, सीधी बात। अब हक्सले ने बोला था इसको कि ये एक भौतिक आधार है, मतलब जीवन का भौतिक आधार है, मतलब प्रोटोप्लाज्म। यानी कि 3 वैज्ञानिकों ने सिर्फ प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। सबसे पहले देखा किसने? कोर्टी ने। उसके बाद पुरकिंजे ने इसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, और उसके बाद में हक्सले ने कहा कि भाई ये तो हमारे जीवन का भौतिक आधार है। दिस इज द बेसिस ऑफ, मतलब भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ आवर लाइफ, ये बात बोली। उसके बाद में आता है स्ट्रॉसबर्गर, नाम बड़ा प्यारा है, ध्यान से देखने वाली बात है। स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को अलग किया, यानी उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का ये हिस्सा जो हम जानते हैं, इस हिस्से को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कोशिका द्रव्य, ये नाम दिया इन्होंने मतलब जो स्ट्रॉसबर्गर है, कॉइन यानी कि टर्म दी थी साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, तो इसलिए स्ट्रॉसबर्गर का बहुत बार नाम आ सकता है। उसके बाद आता है स्लाइडन एंड स्वान, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत क्या है मैं एक बार बता दूं। कोशिका सिद्धांत का मतलब सभी जीव कोशिका से मिलके बने हुए हैं, सीधी सी बात है। जो जीव होगा वो कोशिका से मिलके बनेगा। इन्हीं के सिद्धांत के अनुसार हम जो वायरस होता है उसको कोशिका नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कोशिका नहीं होता, उसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती, इसीलिए वो जीवित नहीं है। अगर इनके सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं तो विषाणु एक मृत पदार्थ है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, देखिए कितना शानदार प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांतानुसार विषाणु को हम निर्जीव मान सकते हैं? जवाब होगा स्लाइडन एंड स्वान, क्योंकि स्लाइडन एंड स्वान ने ही कहा था, और तो कोई था नहीं। उन्होंने सेल सिद्धांत दिया था, यानी कि जो कोशिका सिद्धांत दिया था कि सभी जीव जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें जान हो, जीवन हो, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो भाई वो तो विषाणु तो कोशिका से नहीं बना, इसका मतलब वो जीव नहीं है। तो ये प्रश्न बन सकता है बड़ा ही शानदार, और उसका जवाब होगा स्लाइडन एंड स्वान। अब उसके बाद में इन्होंने तो कोशिका सिद्धांत दे दिया, लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत देने वाला बंदा जो था वो था विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो कोशिका है वो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये नहीं कि कोई भी कोशिका ऐसे जादू से उत्पन्न हो जाए, नहीं हो सकती। दुनिया की कोई भी कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। हो सकता है विभाजन से बने, हो सकता है एक दूसरे से मिलने से बने, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि एक नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और एक नया तैयार हो जाता है, जो युग्मनज तैयार हो जाता है, जाइगोट तैयार हो जाता है, जिसको हम अगले जीव की प्रथम कोशिका बोलते हैं। तो प्रथम कोशिका भी कहाँ से तैयार हुई? दो जीवों से ही आई थी ना। तो इस तरह से कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से
बनती है। ये मॉडर्न सेल थ्योरी, इसको किसने दिया था? विर्चोव ने दिया था। तो बहुत बार पेपर में आ जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, जवाब है स्लाइडर एंड स्वान। और अगर ये आ जाए कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, जवाब है विर्चोव। अब आता है पोर्टर। पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी, यानी अंतःप्रदवी जालिका की खोज की थी। इन्होंने इसका नाम भी दिया था, इन्होंने खोजा भी था, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फिर आता है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी जो थे, इन्होंने नाम से ही पता लग रहा है गोल्जी, तो इन्होंने गोल्जी काय की खोज की थी। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, या कुछ लोग इसको गोल्जी जटिल या कुछ लोग गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं, इसकी खोज की थी। ठीक है, अब उसके बाद में आता है आपका आल्टमान और बेंडा। तो ध्यान देने वाली बात है, आल्टमान और बेंडा। हाँ, तो आल्टमान ने सबसे पहले, ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाला बंदा था आल्टमान, लेकिन नाम दिया था सी बेंडा ने। सी बेंडा ने नाम दिया था और आल्टमान ने देखा था। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी? ल्यूवेनहॉक ने। अच्छा, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। इसको याद करने का एक तरीका है, सबसे पहले कोशिका ढूंढी गई थी, बाद में उसका केंद्रक। तो देखो, सबसे पहले कोशिका किसने ढूंढी? रॉबर्ट हुक ने। और आपको पता है हुक किसका होता है? लोहे का। अब थोड़े दिन हुक पड़ा रहता है तो कि उसमें जंग लग जाता है, जंग लगने के बाद ब्राउन हो जाता है। यानी इसके मतलब बाद में जो आया रॉबर्ट ब्राउन, उसने केंद्रक की खोज की जो कोशिका के अंदर होता है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि जो रॉबर्ट ब्राउन होता है उसने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। उसके बाद आ जाता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने खोज की थी, इन्होंने क्रोमोसोम, सबसे पहले इन्होंने टर्म दिया था क्रोमैटिड्स, अर्धगुणसूत्र इन्होंने बताया। अर्धगुणसूत्र और गुणसूत्र की जो खोज थी वो फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद आता है फोंटाना। फोंटाना ने न्यूक्लियस बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियोलस बोला था। केंद्रिका, इन्होंने केंद्रिका की खोज की थी। केंद्रिका के बारे में सबसे पहले बताने वाले ये थे। उसके बाद में आया 1955 का दौर, उसके अंदर पैलेड ने 1955 में बताया था, इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था पैलेड था। उसके बाद में आता है डी डवे, मतलब इसने ऐसी चीज की खोज की जो डूब जाता है। क्या डूब जाता है? जो कोशिका को ले डूबता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, आत्महत्या के थैले, या जिसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम की जो खोज की थी, लाइसोसोम की खोज करने वाला जो बंदा था, जो साइंटिस्ट था, वो था डी डवे। इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। तो ये कुछ वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हमने अभी स्टडी की है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वैज्ञानिकों के नाम तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके बारे में। अपने पास टाइम है, थोड़ा सा छोटी सी वीडियो बनाएंगे। देखिए, कोशिका जो होती है, कोशिका का विभाजन सबसे बड़ी बात है। हम इसके 2 पार्ट और बनाएंगे कोशिका विभाजन की। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कोशिका विभाजन एक ऐसी गुत्थी है जो लगभग अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न मतलब भाई कोशिका डिवाइड कैसे होती है। अगर कोशिका डिवाइड नहीं होती तो हम बढ़ते कैसे? ना तो रिप्रोडक्शन होता और ना ही हम बड़े होते। तो कमाल की चीज़ है, कोशिका अपने आप डिवाइड हो जाती है। एक कोशिका कुछ समय बाद 2 कोशिकाओं में बदल जाती है। इसको हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन। वैसे तो कोशिका विभाजन जो कोशिका चक्र के अंतर्गत आता है, कोशिका चक्र, जरा ध्यान से समझना। कोशिका चक्र कहाँ से स्टार्ट होता है? जब नई कोशिका बन जाती है, यानी कि कोशिका विभाजित हो रही है। जैसे ही 2 कोशिका विभाजित होकर बन गई, एक नई कोशिका बन गई, उस नई कोशिका से वो चक्र स्टार्ट हो जाता है। नई कोशिका से नया चक्र स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जब कोशिका बन गई तो अब ये तो पक्का, ये तो बड़ी मुश्किल से विभाजित होकर बनी है, तो अब ये तो विभाजित नहीं होगी। तो अगर ये विभाजित नहीं होती है तो ये जब तक विभाजित नहीं होती, उस पूरी अवस्था को इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज, ये इसका जो हिंदी नोमेनक्लेचर, इसको अंतरावस्था बोलते हैं। लेकिन अब अपने काम का नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। हिंदी में भी इंटरफेज ही बोलते हैं वैसे, ठीक है, अंतरावस्था को। ये वो अवस्था है जब कोशिका कार्य करती है अपना, ये विभाजित नहीं हो रही है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये विभाजित नहीं हो रही है, इंटरफेज। इसीलिए कोशिका चक्र को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक इंटरफेज और दूसरा विभाजन, डिवीजन फेज। ये 2 भाग हो गए।
अब डिवीजन फेज और इंटरफेज को जरा ध्यान से देखना। इंटरफेज जब तक कोशिका का मूड करता है, अपना काम करती है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, वो अपना उसका अनिश्चित काल है, वो जब तक चाहे अपना कार्य कर सकती है। कोशिका अपना कार्य करने के बाद जब विभाजन पे उतारू होती है, ध्यान रखना, जब कोशिका विभाजन पे उतारू होती है तो इस कोशिका की 3 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था होती है जीवन, दूसरी अवस्था होती है एस और तीसरी अवस्था होती है G2। जीवन अवस्था में क्या होता है कि कोशिका आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण शुरू कर देती है, यानी आवश्यक पदार्थ बनाना, जल्दी करो, बनाओ बनाओ बनाओ, क्या क्या बनाना शुरू कर देती है, प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है, RNA बनाना शुरू कर देती है, सारा कुछ बनाना शुरू कर देती है। इसको हम जीवन फेज कहते हैं। जीवन फेज के बाद आता है सिंथेटिक अवस्था, यानी एस फेज। एस फेज में एक ही काम होता है, हमेशा ध्यान रखना, डीएनए या क्रोमोसोम डबल होता है, डीएनए डबल होता है। अब नेचुरल सी बात है, डीएनए डबल हो गया तो G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में कोशिका अपने आकार से दुगनी हो जाती है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है जो पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पेपर में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से RNA का संश्लेषण कोशिका के किस चक्र में होता है। जवाब है RNA का संश्लेषण जीवन फेज में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, जीवन फेज में होता है। अच्छा, ये पूछ ले कि डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए डबल कब होता है, जवाब है एस फेज में। इसी तरह G2 फेज में क्या होता है, तो G2 फेज में कोशिका अपने आकार को डबल कर लेती है। अब उसके बाद हम डिवीजन फेज की बात कर लेते हैं। डिवीजन फेज में क्या आता है, डिवीजन फेज में बहुत सिंपल, इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या, असली वाला डिवीजन, और दूसरा 1 सेकंड में होने वाला डिवीजन। तो असली वाला डिवीजन क्या होता है, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ध्यान से देखना आप, क्या बताया था कैरियो के बारे में, कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब टूटना, डिवाइड होना, कैरियो मतलब केंद्रक, केंद्रक का विभाजन, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। इस तरह से डिवीजन के ये 2 भाग होते हैं। अच्छा, इस 2 भाग के बाद जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका 2 में बदल के फिर से यही चक्र चालू हो जाता है। तो चक्र ध्यान से देखना, इंटरफेज और डिवीजन फेज। इंटरफेज में G1, S और G2, और डिवीजन फेज के अंदर आपका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यूं पल भर में हो जाता है, 1 सेकंड में हो जाता है, मतलब वैसे तो टाइम लगाते हैं लेकिन इसमें आराम से हो जाता है। कोशिका सबसे ज़्यादा जटिल जो होता है वो ये होता है कैरियोकाइनेसिस। तो मैं कैरियोकाइनेसिस बताता हूँ, यहाँ से आपको सब समझ में आएगा। वैसे कोशिका विभाजन, अगर हम गुणसूत्रों के आधार पर बात करें तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस 2 तरह के होते हैं। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्र नाम से ही पता लग रहा है, समसूत्री विभाजन। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। देखने वाली बात है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और समसूत्री विभाजन में सम यानी समान रहती है, गुणसूत्रों की संख्या कभी नहीं बदलती। सबसे पहले मैं आपको समसूत्री विभाजन बताता हूँ। देखिए, संसार में सबसे ज़्यादा, हमारे जीवन में या जीवों के शरीर में सबसे ज़्यादा जो विभाजन होता है वो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से कोशिका अपने समान 2 नई कोशिकाएं बनाती है, 2 4 बनाती हैं, 4 8 बनाती है। इस तरह से कोशिकाएं बढ़ती जाती है और व्यक्ति में धीरे धीरे ग्रोथ होती है, यानी कि प्रत्येक जीव बढ़ता है। आप देखिए, एक पौधा होता है, छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें ये माइटोसिस होता है यानी समसूत्री विभाजन होता है। सारी कोशिकाएं धीरे धीरे विभाजित होती रहती है। वृक्ष में नई डाली आती है, क्यों आती है, इसी वजह से। हमारा घाव, चोट लगता है तो वहाँ आसपास की कोशिकाएं विभाजित होकर उस घाव को भर देती हैं। तो सबसे ज्यादा उपयोग में जो आने वाला है वो है समसूत्री विभाजन। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका 2 भागों में बंट जाती है। यानी अगर 46 गुणसूत्र वाली कोशिका है तो 23 और 23 अलग अलग गुणसूत्रों में बंट जाती है। यानी कि ये 23 जोड़े हैं तो एक जोड़ा अलग, एक जोड़ा अलग। इनको हम लोग युग्मक बोलते हैं, युग्मक। और प्रत्येक जीव में जो युग्मक होते हैं, मतलब कि जब कोशिका युग्मक में बदलती है तभी अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। यानी कि नर में तो नर युग्मक बन जाते हैं और मादा में मादा युग्मक बन जाते हैं। तो युग्मक बनने में अर्धसूत्री विभाजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन का जो सबसे ज्यादा उपयोग है वो जनन में है, जो मैं अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के कुछ पहलुओं को अच्छे से समझ लेते हैं। माइटोसिस थोड़ा आसान भी है और हम जानते हैं ये कैसे हो सकता है कि एक 46 गुणसूत्र वाली कोशिका है, उससे 2 46 गुणसूत्र वाली कोशिकाएं आपस में पुनः तैयार हो जाए। बिल्कुल होता है, ये कुदरत का चमत्कार है, ये कुदरत का एक बहुत अनूठा
चमत्कार जिसको हम बोल सकते हैं कि एक कोशिका दो कोशिका में बदल जाती है, हम कुछ नहीं करते, अपने आप ही बदल जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। शुरुआत में क्या होता है, जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर हम पहले तो इसके चरण देखते हैं, कितने चरण हो गए। पहला हो गया, देखो इस चरण को याद रखने का एक तरीका है जो मैंने बनाया हुआ है, आई पास माई ऑल टेस्ट, यानी कि मैंने अपने सारे टेस्ट पास कर लिए। आई से बना इंटरफेज, पी से बना प्रोफेज, एम से बना मेटाफेज, ए से बना एनाफेज और टी से बना टेलोफेज। तो ये तो इंटरफेज के बारे में हम स्टडी कर ही चुके हैं। तो पहला आता है प्रोफेज, दूसरा आता है मेटाफेज, तीसरा आता है एनाफेज। अगर आपने ध्यान से समझा तो सारी चीजें, चौथा आता है टेलोफेज। मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीजें आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरा ध्यान से देखें। प्रोफेज, तो उससे पहले हम कोशिका, ये मैंने आपको कोशिका बनाई हुई, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक में छोटे छोटे छेद हैं जो मैंने आपको बताए थे केंद्रक झिल्ली में। इसके अंदर खूब सारा, आप जानते हैं क्या है, गुणसूत्र। अब जैसे ही एस प्रावस्था के बाद कोशिका का इसका आकार जैसे ही केंद्रक का डबल होता है, उसके बाद देखिए सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता है, 3-4 घटनाएं होती हैं। पहली बात तो डीएनए डबल हो गया है। अब आप खुद ही देखिए, जब कोई चीज़ डबल हो जाती है तो वो चीज़ फट जाती है। तो सबसे पहले तो जो केंद्रक झिल्ली वो टूट जाती है। तो ये पहली घटना होती है इसके अंदर, क्या, केंद्रक झिल्ली टूट जाती है, टूट गई। पहली घटना ये होगी, केंद्रक झिल्ली टूट गई। अब उसके बाद ये सारे गुणसूत्र जो हैं वो कोशिका में बिखर जाते हैं। ये लो जी, ये ऐसे ही बिखर जाते हैं। और ये जो तारक काय होती है, तारक काय दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाती है। तारक काय दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाती है। तो तारक काय जब दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाती है, एक तारक काय यहाँ और एक तारक काय यहाँ, दोनों ध्रुवों में पहुंच गई भाई, इनके बीच तर्कु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ध्यान देना, ये 3 घटनाएं होती हैं। एक, केंद्रक टूट जाता है, सारा का सारा गुणसूत्र कोशिका में आ जाता है। दूसरी, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तारक काय। और तीसरी, इनमें तर्कुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, अभी पूरी तरह से बने नहीं है, तर्कु का निर्माण पूरी तरह से हुआ नहीं, शुरू हो जाता है बनना। इसको हम लोग कहते हैं प्रोफेज। अब मेटाफेज में क्या आता है, नाम से ही पता लग रहा है मेटाफेज। अब तर्कु का निर्माण तो पूरा हो जाता है। तर्कु का निर्माण पूरा होने के बाद ये जो क्रोमोजोम है, ये आपको जो देख रहे हैं, ये सारे क्रोमोसोम लाइन बना के बिल्कुल आर्मी की तरह से मध्य पटलिका पे व्यवस्थित हो जाते हैं। मध्य पटलिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम मध्य पटलिका पर आ जाते हैं। ध्यान देना, यही इसी को मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज मध्य पटलिका पर आना, इसलिए इसको मध्यावस्था बोलते हैं, मेटाफेज। ध्यान देने वाली बात है। एक तो तर्कु बन गए और तर्कुओं में ये मध्य पटलिका पे, इतना सही। और एक और बात बता दूं, सबसे ज्यादा व्यवस्थित गुणसूत्र इसी मेटाफेज में होते हैं। इसीलिए जितने भी वैज्ञानिक है ना, गुणसूत्रों का अध्ययन मेटाफेज में करते हैं। अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं कि अगर कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो आप किसी भी सूरत में उसके गुणसूत्रों को अलग से देख नहीं सकते। ये जालनुमा संरचना होती है। गुणसूत्र देखने के लिए मेटाफेज का इंतजार करना पड़ता है। मेटाफेज में ही आपको गुणसूत्र एकदम क्लीन दिखाई देते हैं। तो अगर प्रश्न ऐसे आता है कि मेटाफेज मतलब कि गुणसूत्रों को सबसे सही कब देखा जा सकता है, गुणसूत्रों का अध्ययन करने का सबसे सही समय कौन सा होता है, जवाब है मेटाफेज। अब भाई ये बीच में तो लग गए, अब उसके बाद में अब ये दोनों तरफ ध्रुवों की ओर जाना शुरू करते हैं। तो ध्रुवों की ओर जाना शुरू करते हैं तो इनकी शक्लें ऐसी बन जाती हैं, जरा ध्यान से देखने वाली बात है। इनकी शक्लें कुछ ऐसी हो जाती हैं। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ए इस तरह से हो जाती है, ये देख रहे होंगे आप। यानी ये गुणसूत्रों के जो ऊपर वाले मुंह हैं, ये तो केंद्रक की ओर हो जाते हैं। मतलब अब ये जा रहे हैं, देखने वाली बात है। मतलब एनाफेज में ये एना के पास जा रहे हैं। देखो ध्यान से, जा रहे हैं अभी। एनाफेज का मतलब गुणसूत्र गतिशील हो जाते हैं। किधर गतिशील हो जाते हैं, जाने लग जाते हैं, अपने अपने ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं और टेलोफेज में पहुंच जाते हैं। सीधी सी बात है। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में पहुंच जाते हैं, ये अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। मतलब टेलोफेज में तो जा रहे होते हैं, जाने के बाद पहुंच जाते हैं। अब टेलोफेज की जो घटना है ना, एनाफेज में तो जा रहे होते हैं, टेलोफेज में पहुंच जाते हैं। तो टेलोफेज की घटना प्रोफेज से उल्टी है। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली टूट जाती है तो इसमें केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरा, इसके अंदर सारे गुणसूत्र टूट के अर्ध गुणसूत्र में बदल चुके होते हैं, जबकि इसमें सारे अर्धगुणसूत्र वापस जाल में बदल जाते हैं। तो मतलब 2 केंद्रक भी बन गए, इसके बीच में जाल भी बन गया। तो अब ये तो हो गया आपका चारों की चारों अवस्थाएं।
ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले केंद्रक झिल्ली टूटती है, सारे के सारे गुणसूत्र आपस में किसमें, अर्ध गुणसूत्र में बदलते हैं। मेटाफेज मध्य पटलिका पे अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और टेलोफेज वापस दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और उनके बीच में गुणसूत्र बन जाते हैं। अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से एक कोशिका में दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। अब आप बताइए, एक म्यान में दो तलवार तो रहती नहीं है, तो फटाफट क्या होगा कि अगर जंतु कोशिका होगी तो उनमें यहाँ से संकुचन होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये एक कोशिका है, इसमें दो केंद्रक बन चुके हैं। अब दो केंद्रक बन चुके हैं तो अंत में क्या होगा, ये ऐसे, ये संकुचन हो गया ना। संकुचन के बाद में एक ये कोशिका बन जाती है और एक ये कोशिका बन जाती है। क्योंकि शुरुआत में ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया था, तो डीएनए डबल हो गया था, तो फिर इधर भी चला जाता, इधर भी, यानी कि दोनों और जो गुणसूत्रों की संख्या समान हो जाती है। इस प्रकार दो पुत्री कोशिका तैयार हो जाती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अगर इसकी जगह पादप कोशिका होती है तो पादप कोशिका के अंदर, यानी कि पौधों की जो कोशिका होती है, उसमें सबसे पहले एक मध्य पटलिका यानी कि सेल प्लेट का निर्माण होता है, जो सेलुलोज की बनी होती है। और ये सेल प्लेट इसको दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त कर देती है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर। मैंने कोशिश की है कि आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज को आसान तरीके से बता सकूं। हालांकि कोशिका में ऐसी कोई चीज़ विभेदित नहीं होती है, लेकिन हमने अपने अध्ययन की सुविधा से इनको विभेदित करके बताया है। इस तरह से एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। इसका जो यूज़ है, यानी कि सिग्निफिकेंस है जो माइटोसिस का, वो है नए पौधे का बनना, है ना, नए जीव का निर्माण होना, जीवों में वृद्धि, जीवों के अंदर मतलब अलैंगिक जनन भी इसी के कारण होता है। तो ये सारे जो है ना, ये इसके सिग्निफिकेंस है। नई डाली का आना, वृक्ष में नए पत्ते का आना, फल फूल का आना, मनुष्य का वृद्धि होना, सभी जीवों का वृद्धि हो जाना। तो ये जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब इसी समसूत्री विभाजन के कारण होती हैं। अगली वीडियो में मैं आपको अर्धसूत्री विभाजन की अलग अलग बातों को समझाऊंगा। तो आप लोगों से आशा करता हूँ एंड रिक्वेस्ट है ये सबसे बड़ी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कोशिका का मतलब आप लोग कुछ ज़्यादा ही इसको हवा क्रिएट कर देते हैं। अगर आप सरल भाषा में इसको एक बार देख लें तो इसकी जो बुक में जटिल भाषा में दी हुई है उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। बस यही है। वीडियो को अगर एक बार समझ में ना आए तो प्लीज़ दो बार देख लेना, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया था ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। कई दिनों से मैं इस टॉपिक को समझाना चाहता था। मुझे खुशी है अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं चित्रकूट त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।